चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की फ़िज़िक्स और हम शुरू करेंगे इसे चैप्टर नंबर 13 से। जैसा कि आपको पता है हमारा 11वीं क्लास का जो फ़िज़िक्स का कोर्स था चैप्टर नंबर 12 पे ख़त्म हुआ था। सो क्लास 12 में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 से और इस पहले चैप्टर का नाम है थर्मल फ़िज़िक्स। खैर इसको हमने डिफ़ाइन तो वहाँ भी कर लिया था कि थर्मल फ़िज़िक्स क्या होती है क्लास 11 में। लेकिन हम एक दफ़ा फिर से इसका एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम आगे चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ थर्मल फ़िज़िक्स? सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने आपको एक वहाँ पे डेफ़िनिशन जो लिखवाई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि थर्मल फ़िज़िक्स क्या होती है? मैंने लिखवाया था ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसे हम कहेंगे। तो आपने बोलना यही है इसे डिफाइन करते हुए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद विद आप कह सकते हो टेम्परेचर, इसी तरह आप कह सकते हो हीट, आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। इसी तरह आप कह सकते हो एंड कन्वर्जन ऑफ हीट। क्या चीज़ जी? कन्वर्जन, तब्दीली किस चीज़ की? ऑफ हीट, हीट की। किस चीज़ के अंदर? इनटू वर्क आप कह सकते हो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हैं। इनटू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो हम अ, ये सारा जो काम कर रहे होंगे कौन-सा? कि हम टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में, हीट ट्रांसफ़र के बारे में और हीट की कन्वर्जन किसके अंदर? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो इन सारी चीज़ों के साथ डील करती है, हम क्या नाम देंगे? इज़ कॉल्ड थर्मल फिजिक्स हम कह सकते हैं। इज़ कॉल्ड सॉरी इज़ कॉल्ड थर्मल फिजिक्स। सो थर्मल, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर हम इसी डेफिनेशन को मज़ीद इस अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं कि थर्मल फिजिक्स के बारे में आपकी बुक वाला क्या कह रहा है। देखिए, थर्मल फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वही सारी बातें आ गई हैं। द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या है? इसी हम थर्मल फिजिक्स को फिलहाल थर्मोडायनामिक्स ही कह सकते हैं। मैं आपको समझाता जाऊं कि ये थर्मोडायनामिक्स को हम थर्मल फिजिक्स क्यों कहेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स ये जो पूरा एक लफ्ज़ है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक थर्म, और इस थर्म के मानी वही होते हैं हीट के। और डायनामिक्स आप लोग को मालूम है, डायनामिक्स के मीनिंग्स होते हैं डायनामिक्स मूवमेंट, बस मैं लिख रहा हूँ या मोशन भी लिख रहा हूँ। तो जहाँ पे हीट की मूवमेंट हो रही होगी, जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, जहाँ पे हीट की कन्वर्जन हो रही होगी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हीट को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे किसी यूज़फुल वर्क के अंदर, तो हम उसे कहेंगे कि वी आर डीलिंग इन थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज़ हैं हम ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या करते हैं? दे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे चेंज ऑफ हीट एनर्जी कह देते हैं इन अ सिस्टम, एंड द सिस्टम कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज दिस इज अ कंटेनर, और ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है जो मूवेबल है, जो अप भी मूव कर सकता है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। और हमने इस कंटेनर के अंदर एक अगर गैस फिल कर रखी है, तो ये एक गैसीय सिस्टम बन जाएगा। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है? देखो भई, अगर इस गैस को कहीं से एनर्जी मिलती है, तो ये गैस एक्सपेंड होगी। जब ये गैस एक्सपेंड होती है, तो ये गैस यानी कि हमारा सिस्टम ये क्या कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। जिस यानी कि एनर्जी लगा रहा होगा किसके ऊपर? इस पिस्टन के ऊपर, जिसके नतीजे में ये पिस्टन जो कि मूवेबल है, ये ऊपर मूव करेगा।
ये पिस्टन क्यों मूव कर रहा है ऊपर? क्योंकि ये सिस्टम यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वर्क करेंगे, एनर्जी लगाएँगे, इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएँगे। सो यहाँ पे वर्क हो रहा होगा। तो इस तरह स्टडी करना कि किस तरह हीट ऑफ द सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड टू वर्क ऑन दिस पिस्टन, इसे हम थर्मोडायनामिक्स के ज़मरे में लाएँगे। और याद रहे ये जो हमारा सिस्टम है या ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम सिस्टम का नाम देंगे और इसके अलावा जो कुछ भी है ये पिस्टन वगैरह या ये कंटेनर जिसके अंदर हमने गैस को फिल कर रखा था, इस सब को और एक्सटर्नल होल यूनिवर्स को सिर्फ गैस मॉलिक्यूल के अलावा हर चीज़ जो भी होगी उसे हम सराउंडिंग का नाम देंगे। और यहाँ पे हम सराउंडिंग को मॉडल के तौर पे क्या समझेंगे कि सराउंडिंग हमारा ये पिस्टन है। A large system containing many atoms or molecules. तो एक लार्ज सिस्टम की अगर बात करें तो हम उसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का नाम देंगे। कौन सा सिस्टम? MACRO, मैक्रोस्कोपिक। तो ये जब भी लफ्ज़ माइक्रोस्कोपिक आएगा तो किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट की, लार्ज सिस्टम की बात हो रही होगी। तो लार्ज होगा तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ों, ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स का जिक्र होगा। तो आपने यही कहना है कि अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कि जो एक किसी एक पार्टिकल पार्टिकल पर मुश्तमिल होगा तो उसे हम फिर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का नाम देंगे। सो अब आप कंसीडर कर सकते हो कि हमारा जो गैसीय सिस्टम है उसके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल तो नहीं है, बेशुमार पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को स्टडी कर रहे होंगे। सो बुक से भी हम इस माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का आइडिया लेते चलते हैं। अ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एंड अ सिस्टम consisting of a single atom or molecule is called microscopic system. A macroscopic system have properties such as temperature and pressure. These are thermal properties of the whole system. ये जो बड़ा सिस्टम होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसके पास टेम्परेचर हो सकता है, उसके पास प्रेशर भी हो सकता है। ये टेम्परेचर और प्रेशर जो हैं दोनों आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम इन्हें थर्मल प्रॉपर्टीज़ का नाम दे चुके हैं। तो ये उस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहलाएँगी। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड विदाउट रेफरेंस टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मैटर। देखिए जी, हम इस टेम्परेचर को या किसी सिस्टम के प्रेशर को हम जब स्टडी कर रहे होंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी करने के लिए हमें उस सिस्टम की नेचर को जानना ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम किस तरह के एटम्स से मिलकर बना है, वो किस तरह के मॉलिक्यूल उसके अंदर हैं या वो जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं उन उन मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए किस तरह की फोर्सेस हैं उस चीज़ के अंदर, उस सिस्टम के अंदर या किस तरह के बॉन्डिंग सिस्टम है वगैरह, वगैरह। हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को साफ़ को जानने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें उसे टेम्परेचर और प्रेशर को उसके टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी करना है, तो हम इसे ऊपर से स्टडी कर सकते हैं। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत हमें नहीं होगी। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हैव प्रॉपर्टीज सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है उसके पास जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और मोमेंटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा इसका जो पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा होगा, एक जगह पे रुका हुआ नहीं होगा और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होगा। जिस वजह से अगर पार्टिकल उसका अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से उसके पास स्पीड होगी, स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और साथ ही स्पीड की वजह से उसके पास मोमेंटम भी होगा। इन थर्मल फिजिक्स वी डील विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम थर्मल फिजिक्स के अंदर की बात करते हैं तो हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि हम माइक्रोस्कोपिक नहीं बल्कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी कर रहे होंगे। और ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। और कितने पार्टिकल हो सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 6.02 मल्टीपल 10 टू पावर 23 पार्टिकल। सो इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। दिस पार्ट अच्छा सिर्फ इतने नहीं हो सकते। द नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इन द ऑर्डर ऑफ दिस एवोगैड्रो नंबर। वो या कम से कम इतने होंगे या 2 मल्टीप्लाई दिस एन ए होंगे या 3 मल्टीप्लाई दिस एन ए यानी कि एवोगैड्रो नंबर होंगे। सो इसका प्रोडक्ट होंगे, इसका मल्टीपल होंगे। These particles may be atoms or molecules in the gases, liquids, and solids. We can extend it to electron motion in metals. अगर अगर कोई मेटल है
हम उसे अपने सिस्टम के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के पार्टिकल्स कौन होंगे? उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हमारा सिस्टम न्यूट्रॉन स्टार है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो हमारे क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैं यहाँ पे मुखालफत करता हूँ इस बुक वाले की, कि वो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एप्लीकेशंस के बारे में बताने लग गया है, जबकि आपको पता ही नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानना चाहिए। तो मैं आपको बस यहाँ पे फिलहाल एक इंट्रोडक्शन सा देता हूँ। ये एक थ्योरी है जो किसी गैस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हमें बताएगी। हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ लेने के बाद ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ होगी, उसके इस्तेमालात, उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। सो उस कंटेंट में बात करते हुए वो ये बुक वाला ये लिख रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ जो है, उसकी हमारी डेली लाइफ़ के अंदर बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जैसा कि इन ऑटोमोबाइल इंजन, ये जो ऑटोमोबाइल इंजन हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे होंगे, उनकी मशीनरी क्या कैसे काम कर रही है। सो उनको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, उनसे कैसे हम वर्क ले रहे हैं। तो वो भी इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिज़ाइन किया होगा। टरबाइन्स कैसे काम करती हैं, वाटर पंप्स या दूसरे पंप्स कैसे काम करते हैं, एयर कंडीशनर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ये कैसे की जाती है, कुकिंग ऑफ फूड जैसे होती है, हम खाने बनाते हैं वगैरह-वगैरह। तो ये इन सारी चीज़ों में एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, एनवायरनमेंट को जो प्रिज़र्व यानी कि सेव कैसे हम कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हीट से या बहुत ज़्यादा ठंड से हम किस तरह से एनवायरनमेंट को डील करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ है, इसके साथ हमारा वास्ता ज़रूर पड़ता है। दीज़ डाइवर्स एप्लीकेशन, ये बहुत सारी मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, दे मेक थर्मल फिज़िक्स एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फिज़िक्स। थर्मल फिज़िक्स इज़ एन एरिया। तो अब यहीं इसी बात पे वो थर्मल फिज़िक्स की भी इम्पोर्टेंस बताते हुए लिखता है कि थर्मल फिज़िक्स इज़ एन एरिया व्हिच इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। थर्मल फिजिक्स जो हमने डिफाइन की थी, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें इन सारी चीज़ों को, टेम्परेचर को, हीट ट्रांसफ़र को, हीट कन्वर्जन को स्टडी करने के लिए हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी थर्मल फिजिक्स, the knowledge of statistical mechanics and kinetic theory of gases is needed। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट तो बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इसकी मदद से जो कोई कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की हुई है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हम बस उन्हीं कैलकुलेशन को कर रहे होंगे। और उसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, इसके 4-5 पोस्टुलेट्स हैं या पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, जिन्हें हमें याद करना होगा। तो आज के लिए हमने इस वीडियो के अंदर अपने चैप्टर नंबर 1 के जस्ट एक उसका एक प्री रिव्यू लिया। हमने उसका एक इंट्रोडक्शन सा पढ़ा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने फर्स्ट आर्टिकल 13.1 के साथ आने वाली अगली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, और एक-दूसरे के लिए खूब सारी दुआएँ और नेक तमन्नाएँ ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।